नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में पूरे दिन की हर उस खबर की होगी बात जो बनी है सुर्खियां। बताएंगे आपको एक एक खबर के बारे में और साथ ही उन खबर पर क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और आपको दिखाते हैं कि आज की प्रमुख सुर्खियां क्या रही हैं और कौन है वो खबर जो आज सुर्खियों में रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार के आरा और नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हुंकार भरी है और साफ तौर पर जो तमाम दल हैं उनको आड़े हाथों भी लिया है। क्या है इस खबर के मायने वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगली खबर जो है वो पटना में पीएम मोदी के रोड शो में जो भारी जनसैलाब उमड़ा है उससे जुड़ी हुई है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें थी वो कैमरे में कैद हुई हैं और क्या कुछ वहां से संदेश देते हुए नजर आए। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और यही वो चुनाव है जो अब की बार देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहां उनकी जो साख है वो दांव पर लगी है। किस तरह से इसके मायने निकलकर सामने आ रहे हैं इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा दिल्ली में अटल कैंटीन से गरीबों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। क्या इसके मायने ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पांचवी खबर की बात करें तो पंजाब में अखबारों की सप्लाई को पुलिस ने क्यों रोका, यह अपने आप में तमाम गंभीर सवाल लिए यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ कहते हैं ग्राउंड जीरो पर, इसके क्या मायने हैं यह हम आपको बताएंगे। इसके अलावा छठी खबर का रुख करें तो चंडीगढ़ में केजरीवाल का नया शीश महल किस तरह से बना है और क्या है इसके मायने यह हम आपको बताएंगे। अगली खबर का रुख करें तो सातवीं खबर है पश्चिम बंगाल में एसआईआर से मची घुसपैठियों में खलबली। लगातार हम देख रहे हैं इसको लेकर जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण थी, लेकिन अब इसके बाद एसआईआर के बाद क्या कुछ यहां पर निकलते हुए नजर आ रहा है यह हम आपको बताएंगे। टनल रोड प्रोजेक्ट में फंसी कर्नाटक सरकार और बीजेपी का वार। साफ तौर पर देख रहे हैं कि इसमें बड़ी उपलब्धियां क्या कुछ नजर आती हैं और क्या साफ तौर पर बड़े जो तंज है वो नजर आएंगे यह हम आपको बताएंगे। ट्रंप की नाइजीरिया को सैन्य कार्रवाई की धमकी जो है उसके क्या मायने हैं और किस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर हम इसमें देखेंगे क्या कुछ इंपैक्ट और प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि तीसरे T20 में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर 5 विकेट की जीत हुई है जो अपने आप में बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। तो इन तमाम जो खबरें हैं इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। नवादा में प्रधानमंत्री के आगमन की पूरी तैयारी के साथ लोगों में उमंग है, उत्साह है। खासकर महिलाओं की जो तादाद है उससे दिखता है कि ये गौरव का पल भी है। बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर जोरदार हमले किए। आरा और नवादा की जनसभाओं में पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कांग्रेस और राजद की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस सीएम पद पर राजद नेता का नाम तय करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसमूह जोश से भरा नजर आया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। जनसभा में प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला, लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नवादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा था, जिस रोड शो में बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। सड़क के दोनों किनारे महिलाएं फूल की वर्षा कर रही थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी पटना की सड़कों पर देखने को मिला था और उस वक्त भी जन सैलाब उमड़ आया था। और अब जबकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए रामबाण साबित होगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों और स्टार प्रचारकों का चुनावी अखाड़ा बन चुका है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी दल चुनावी वायदों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां चुनावी सभाओं में विकास, रोजगार और विकसित बिहार की बातें हो रही हैं, तो इस बार जंगल राज का शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे बिहार में पहले चरण के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। बिहार राजनीतिक दलों के दिग्गजों का अखाड़ा बन गया है। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। तेजस्वी यादव इन दिनों जनता के बीच तेजस्वी प्रण का प्रचार करने में जुटे हैं और महागठबंधन भी सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। उधर आरजेडी से निष्कासित लालू राबड़ी के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के अभी से सरकार गठन की बातों पर चुटकी ली। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन सा राजनीतिक दल पहले चरण में जनता का भरोसा जीत पाएगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होने हैं। 1300 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। पहले चरण में जनता का आशीर्वाद किस उम्मीदवार को और किस राजनीतिक दल को मिलने जा रहा है, ये 14 नवंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा। सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी दिल्ली को अटल कैंटीन की सौगात देने जा रही है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। बाकायदा इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने निविदाएं जारी की हैं और 100 से ज्यादा टेंडर जारी किए हैं। दिल्ली के मेहनतकश लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है सरकार की नई पहल अटल कैंटीन, जहां गरम पौष्टिक खाना अब केवल 5 रुपए में मिलेगा। दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने अटल कैंटीन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। भोजन तैयार करके लाया जाएगा और चिन्हित स्थानों पर वितरित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित शाखा बनाई गई है। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के शहरी गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती 25 दिसंबर से पहले परियोजना को शुरू करने की योजना है। अटल कैंटीन में कम कीमत में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस कैंटीन के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। DUSIB ने कैंटीन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 20 कंपनियां दिल्ली में अटल कैंटीन चलाएंगी। दिल्ली में कई रसोइयां तैयार हो रही हैं। इन रसोइयों में तैयार भोजन कैंटीन में भेजा जाएगा। इस परियोजना की घोषणा दिल्ली विधानसभा के पहले बजट सत्र में हुई थी। मुख्य फोकस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शहरी गरीब लोगों को सस्ती और पौष्टिक भोजन सेवा देना है। आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार इस बाबत पहले ही बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि राजधानी दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और हर किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिल सके। इसलिए दिल्ली सरकार इस बाबत लगातार प्रयासरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय चोपड़ा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। पंजाब में एक बार फिर आपातकाल की कड़वी यादें
ताज़ा हो गई जब कल रात पुलिस ने अखबार ले जा रही गाड़ियों को रोककर उनकी जांच की। पुलिस ने एक अलग अलग शहरों के लिए प्रेस से निकली गाड़ियों को रोककर रात भर तलाशी ली। पंजाब के कई शहरों और कस्बों में आज सुबह लोगों को अखबार देर से मिला। शनिवार रात पुलिस ने अभियान चलाकर अखबार लेकर जा रहे सभी वाहनों को रोककर उनकी गहन चेकिंग की। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और आसपास के इलाकों में सुबह 6 से 7 बजे तक अखबार न पहुंच पाने की कई शिकायतें सामने आईं। वहीं कई इलाकों में तो अखबार पहुंचा ही नहीं। आज मेरी गाड़ी नहीं आई क्योंकि वो बम की अफवाह से मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है, क्योंकि पता लगा कि हाँ फ्रेश गाड़ी में बम आता है। जमालपुर में पकड़ रखे हैं। 5 बजे से हम खड़े हैं जी यहाँ पर। तो कहना है कि कोई हमारी बड़े अफसर आएंगे तो चेक करेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और हाकर लोग जो सप्लाई लेते हैं वो बहुत परेशान है जिस समय। पंजाब की इस घटना पर विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान को निशाने पर लिया। भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सच्चाई छिपाने के लिए पुलिस की टीमों ने आज सुबह अखबारों की गाड़ियों पर छापा मारा और वितरण रोक दिया ताकि सच्चाई लोगों तक न पहुंचे। भाजपा ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री सच बताएं कि कौन सी खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि आपको पुलिस की मदद से उसे रुकवाना पड़ा। ये केजरीवाल और मान सरकार द्वारा लगाया गया अघोषित आपातकाल है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में पाठकों के साथ यह अन्याय है जिसे जिंदा कौमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। पंजाब के हर कोने, लुधियाना, मोगा, बरनाला और पठानकोट में अखबार देर से पहुंचा और लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी नाराज रहे। प्रदेश की आप सरकार भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के दूसरे शीश महल का मामला अब फिर सामने आ खड़ा हुआ है। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में शीश महल का मुद्दा भारी पड़ गया था और उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने शीश महल को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार बीजेपी ने चंडीगढ़ में एक आलीशान सरकारी घर बनवाने को लेकर उन पर हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब में 7 स्टार सुविधा वाला शीश महल दिया गया है, जबकि वह न तो विधायक हैं और न ही राज्य सरकार का हिस्सा। भाजपा के आरोपों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद सफाई दी और कहा कि जिस सरकारी मकान को बीजेपी शीश महल बता रही है वह मेरा सरकारी आवास और कैंप ऑफिस है, जहां आधिकारिक बैठकें और मुलाकातें होती हैं। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भगवंत मान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर ये कैंप ऑफिस है तो पिछले 4 सालों में सीएम कितनी बार इस ऑफिस में बैठे हैं, और अगर ये कैंप ऑफिस है तो केजरीवाल इस ऑफिस में कैसे रहते हैं। सच तो ये है कि पंजाब के सुपर सीएम इसी घर में रहते हैं। दिल्ली से रुखसत हुए केजरीवाल ने अब पंजाब का रुख कर लिया है। खबर है कि आप सुप्रीमो को अब चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे से एक आलीशान बंगला दिया गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने गूगल मैप की फोटो साझा कर कहा कि पंजाब में दिल्ली से भी भव्य शीश महल बनाया गया। और इसी के साथ रिपोर्ट एट 10 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होता है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दादा ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में SIR से घुसपैठियों में खलबली मच गई है। कई जिलों से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में SIR घोषणा के बाद बहुत सारे खबरें आ रहे हैं। इस खबरों की भीड़ में और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जो जिला है, उस जिला के कुछ कुछ हिस्सों में जो घर में काम करने के लिए जो महिलाएं आती थी वो अब नहीं आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक 31 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र स्थित तराली बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने 11 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अगले दिन यानी 1 नवंबर को बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से 45 और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया और आज स्वरूप नगर के बिठारी बॉर्डर से 38 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। वहीं बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के मुताबिक SIR की घोषणा के बाद से घरों में काम करने वाली महिलाएं जो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, वे अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रही हैं। इसके साथ ही अमित मालवीय ने CPM और TMC को निशाने पर लिया। उन्होंने X पोस्ट में लिखा, जरा सोचिए, सालों तक CPM और तृणमूल सरकारों ने बंगाल की धरती पर इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह और यहाँ तक कि राजनीतिक संरक्षण भी दिया। अब जैसे ही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, वे अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगी। अब सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अभी तक आखिर क्यों घुसपैठिए भारत छोड़कर बांग्लादेश वापस भागना चाहते हैं, और साथ ही बंगाल सरकार इन पर अभी चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति शामिल है? पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जो जिला है, उसके कुछ कुछ हिस्सों में जो घर में काम करने के लिए आते थे, वो लोग SIR की घोषणा के बाद काम छोड़ के जा रहे हैं। कर्नाटक में टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा नेताओं ने शुरू से ही विरोध व्यक्त करते हुए आए हैं। आज लालबाग में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं ने सेव लालबाग प्रोटेक्ट बेंगलुरु नारे के तहत विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जन विरोधी फैसलों के चलते लगातार विवादों में फंसती जा रही है। अब लालबाग टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में राज्य सरकार की प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना के खिलाफ लालबाग वनस्पति उद्यान में हस्ताक्षर अभियान चलाया और मौन प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि प्रोजेक्ट की योजना पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती है और जनता के हितों को खतरे में डालती है। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को दिन दहाड़े लूट बताया और आरोप लगाया कि ये रियल एस्टेट के हित में चलाया जा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 किलोमीटर का एक रास्ता बनाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट रोड। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में सिल्क बोर्ड जंक्शन से हेबल जंक्शन तक लगभग 16 से 18.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल रोड बनाने की योजना बनाई है। बेंगलुरु में बीजेपी शुरू से ही टनल रोड प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि लालबाग में इस परियोजना के लिए 6 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। वहीं पर्यावरण सेवक, नागरिक संगठन और स्थानीय लोग इस योजना के असर को लेकर परेशान हैं। सिर्फ भाजपा नेताओं ने ही नहीं, आम जनता ने भी इस टनल रोड प्रोजेक्ट को
विरोध कर रहे हैं और भाजपा नेताओं सरकार को ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिए हैं, लेकिन सरकार तो टनल रोड प्रोजेक्ट बनाने में अड़े हुए हैं। आगे देखना है सरकार एनवायरमेंटलिस्ट की, सब लोगों की राय लेकर कैसे चलेगी। विद कैमरा पर्सन बालकृष्णा के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। वेनेजुएला के साथ जंग के मुहाने पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाइजीरिया पर अपनी आंखें टेढ़ी कर ली है। वेनेजुएला जहां ड्रग कार्टेल्स को लेकर लगातार अमेरिकी निशाने पर है, तो ईसाइयों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर ट्रंप ने नाइजीरिया को खरी खोटी सुनाई है। ट्रंप ने इस बार नाइजीरिया पर सैन्य कार्रवाई करने तक की धमकी डाली है। अपनी टैरिफ की धमकियों से पूरी दुनिया को एक अघोषित ट्रेड वॉर में झोंकने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद अब एक असल जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ईसाइयों पर अत्याचार का हवाला देकर ट्रंप ने नाइजीरिया में सेना उतारने की बात कही है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों पर अत्याचार बंद न हुआ तो नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता रोक दी जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा और उन इस्लामिक आतंकवादियों का सफाया कर देगा जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के भी आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद नाइजीरियाई प्रशासन बचाव की मुद्रा में आ गया है। देश को धार्मिक रूप से असहिष्णु कहने पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने कहा कि हमारे देश की पहचान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। नाइजीरिया किसी भी धार्मिक उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। दरअसल नाइजीरिया में धार्मिक हिंसा का इतिहास पुराना है। देश की 22 करोड़ आबादी लगभग बराबरी से मुस्लिम और ईसाई समुदाय में बटी हुई है। देश में बोको हराम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन लंबे समय से हिंसा कर रहे हैं। अमेरिका लगातार नाइजीरिया को धार्मिक उत्पीड़न के मामले पर चेतावनी देता आया है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज ने भी कांग्रेस से अपील की थी कि नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश घोषित किया जाए। ट्रंप ने भी कहा था कि नाइजीरिया में ईसाई अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं और रेडिकल इस्लामिस्ट इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। नाइजीरिया में धार्मिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ही 7,000 से अधिक ईसाइयों की हत्या की जा चुकी है। पूरी दुनिया में अपने टैरिफ का डर दिखाने वाले ट्रंप क्या वाकई में ईसाइयों के मानवाधिकार को लेकर चिंतित हैं, या अफ्रीकी देशों पर दबाव बनाने का ट्रंप का यह कोई नया पैंतरा है? प्रशांत तिवारी, डीडी न्यूज के लिए। होबार्ट में हारा ऑस्ट्रेलिया, भारतीय शेरों के आगे कांप उठे कंगारू। भारत ने तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा सीरीज में की 1-1 की बराबरी। होबार्ट में जीता हिंदुस्तान, टी20 में लौटा भारत का तूफान। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया की सेना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की पटरी पर लौट आई। तीसरे टी20 में भारत ने टॉस जीत गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने शुरुआत तो बेहतर की और 14 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिरा दिए। संकट से घिरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को कप्तान मिचेल मार्श और टिम डेविड की जोड़ी ने 59 रन की साझेदारी दी। मार्श 11 पर पवेलियन लौट गए। टिम डेविड ने मार्कस स्टोइनिस के साथ 45 रन की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 6 विकेट पर 186 रन तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट लिए। 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की टीम को अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दी, लेकिन नाथन एलिस ने पहले अभिषेक को 25 पर और उसके बाद शुभमन गिल को 15 पर आउट कर टीम इंडिया को दिक्कत में डाल दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 24 तो अक्षर पटेल ने 17 रन का योगदान दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, जिसे पूरा किया वॉशिंगटन सुंदर की 49 रन की मैच जिताऊ पारी ने। सुंदर ने पहले तिलक वर्मा के साथ 34 रन की साझेदारी की और फिर जितेश शर्मा के साथ 43 रन की साझेदारी कर टीम इंडिया को 5 विकेट से शानदार जीत दिला दी। अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी और फिर वॉशिंगटन सुंदर की सुंदर पारी ने टीम इंडिया को बराबरी पर तो ला दिया है, लेकिन अब अगला मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में होना है, जहां एक बार फिर से टीम को अपनी ताकत को इसी तरह से सामने रखना होगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। चुनाव आयोग ने बीते हफ्ते देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने का फैसला किया था, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज DMK की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस, CPI,
सीपीआई-एम और एमडीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने शिरकत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने वाली पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि हम एसआईआर का पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। Yes, we are going to approach the Supreme Court. Yes, all the resolution we are going to approach the Supreme Court. We don't want SIR. We are interested of Tamil Nadu. We are participating. डीएमके की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एमडीएमके महासचिव वाइको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव षणमुगम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सहित कई दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वोटर लिस्ट से अवैध मतदाताओं का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश की सर्वोच्च अदालत पूरी तरह से एसआईआर पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर चुकी है। अब देखना होगा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले तमिलनाडु में एसआईआर का विरोध करने से विपक्ष को कुछ फायदा होगा या यहाँ भी बिहार की तरह ही कुछ दिनों बाद ये मुद्दा गायब हो जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ आदर्श दीक्षित की रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आज वो 60 साल के हो गए हैं। द किंग ऑफ हार्ट्स शाहरुख खान। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सुपरस्टार को जिसने हमें यकीन दिलाया कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में शाहरुख खान का जन्म हुआ। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर शाहरुख खान ने दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में बैरी जॉन के निर्देशन में अपने एक्टिंग के सपने को आकार दिया। 23 साल की उम्र में उन्होंने दिल दरिया सीरियल से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। फिर फौजी और सर्कस जैसे सीरियल से वो हर भारतीय के घर का हिस्सा बन गए। सन 1992 में दीवाना के साथ सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा और अपनी करिश्माई और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस से पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। जब सब हीरो बनने का सपना देखते थे, उन्होंने विलेन बनने का रिस्क लिया और बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में ऐतिहासिक किरदार निभाए, जो उनके करियर का ब्रेक थ्रू पॉइंट साबित हुआ। शाहरुख सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं बने, वो स्वदेश, चक दे इंडिया और माय नेम इज खान जैसे फिल्मों से लोगों के दिलों को छूते रहे, उन्हें इंस्पायर करते रहे। उनकी परफॉर्मेंस ने भारतीय सिनेमा के विकास को दर्शाया है। हर किरदार में उन्होंने वो जादू रचा जो पर्दे से उतरकर सीधा दिलों तक पहुंच गया। करोड़ों फैंस और अनगिनत यादों के साथ शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक लिविंग इंस्पिरेशन है। दिलवाले दुल्हनिया से लेकर देवदास तक, डॉन से लेकर डंकी तक उन्होंने हर किरदार को जीवंत बना दिया है। इस साल उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं नामिका पांडे, डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से। तो देश दुनिया की तमाम खबरों को समेटे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।